अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी शादी हो रही थी। हर लड़की के अपनी शादी के हवाले से कुछ ख्वाब होते हैं और अपने अरमान अपनी शादी के लिए बचा कर रखती हैं, लेकिन मेरी शादी रिवायती शादियों से ज़रा मुख्तलिफ थी। ये शादी कम और सौदा ज़्यादा थी, मेरी मजबूरी का सौदा। मैं रुखसत होकर अपने ससुराल में आ गई थी। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरा शौहर और मेरे ससुर ही थे। मेरा इस्तकबाल करने के लिए वहाँ पर कोई नहीं था। मुझे सीधा मेरे शौहर के कमरे में पहुंचा दिया गया। मैं सेज पर दुल्हन बनी बैठी थी, सादा सा जोड़ा पहने एक आम सी दुल्हन। आने वाले वक्त के खौफ की वजह से मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था और हाथों पे बार बार पसीना आ रहा था। मुझे अपने शौहर से मुतालिक सारी सुनी गई बातें दिमाग में घूम रही थी। अरे इससे शादी मत करो, वो पागल है। अरे वो तो साइको है। अरे तुम अच्छी भली पढ़ी लिखी लड़की हो, फिर क्यों इस पागल शख्स से शादी करने की बेवकूफ़ी कर रही हो। एक के बाद एक बात मेरे दिमाग में चल रही थी। घबराहट से हला खुश्क हो चुका था। मैं घबराहट पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी कि इतने में मेरा शौहर अंदर चला आया। मैं थोड़ा सिमट गई और आकर मेरे करीब बेड पर बैठ गया और मुझे कहने लगा, अपना घूंघट उठाओ। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन मैंने पहले ही अपने शौहर के बारे में इतनी अजीब बातें सुन रखी थी, इसलिए मैंने इसकी बात पर अमल किया और अपना घूंघट खुद ही उल्टा दिया। घूंघट उलटते ही जैसे ही मेरी निगाह इसके चेहरे पर पड़ी तो मैं चौंक उठी और इसने भी अजीब नजरों से मेरी तरफ देखा और कितनी देर टिकटिकी लगाए मुझे देखता रहा। और फिर न जाने इसे क्या हुआ, वो एकदम उठकर कमरे से मुल्हिक टेरिस पर चला गया। मेरा नाम कशफ है और मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती हूँ। घर में मेरे अलावा अम्मी अब्बू और एक छोटा भाई ही थे। भाई अभी छोटा था और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था, जबकि इंटर करके लाहौर की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पे पढ़ रही थी। यहाँ पे मेरे जैसी लड़कियां बहुत कम थी जो गरीब फैमिली से हो। यहाँ पे अच्छे अच्छे अमीर घरों के लड़के और लड़कियां पढ़ने आते थे, इसीलिए मैंने शुरू से ही अपने आप में मगन रहती। मेरी कॉलेज में किसी से दोस्ती नहीं थी। अब यूनिवर्सिटी में भी मैं किसी से दोस्ती नहीं की। बस प्रोजेक्ट्स के लिए क्लास का जो ग्रुप सर ने बनाया था, इसके साथ कभी स्टडी की डिस्कशन कर लेती। लेकिन इन्हीं दिनों कराची से एक लड़का जुनैद माइग्रेट होकर हमारे डिपार्टमेंट में आया। इसके आते ही पूरे डिपार्टमेंट में इसका चर्चा फैल गया। वो इतना खूबसूरत और हैंडसम था कि हर लड़की से बात करने की ख्वाहिशमंद रहती और मैंने भी जब पहली नजर में इसे देखा तो अपना दिल दे बैठी। लेकिन वो अपना एक चांद था जिसे मैं छूने की तमन्ना तो कर सकती थी, लेकिन छू नहीं सकती थी। मेरे साथ ऐसी पहली बार हुआ था, लेकिन मैंने अपने जज्बात को दिल ही दिल में दबाए रखा और कभी भी किसी पे जाहिर नहीं होने दिया। क्लास में जब नए ग्रुप बने तो जुनैद मेरे ग्रुप में शामिल हो गया। अब अक्सर ये होने लगा था कि मेरी बातचीत पढ़ाई के सिलसिले में होने लगी थी। कभी कभार जुनैद मेरे नोट भी बना देता। वो हर मुमकिन तौर पर पढ़ाई में मेरी मदद करता, इस असाइनमेंट में भी मेरे साथ मेरी मदद करता, जबकि किसी और लड़की से वो बात भी ना करता था। कुछ लड़कियां तो हसद करने लगी और कुछ मुझे कहने लगी कि जुनैद तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मैं इनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती, क्योंकि मुझे अपनी औकात का पता था। बेशक मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरा स्टेटस जुनैद के स्टेटस के साथ मैच नहीं करता था। वो कोई पागल नहीं था जो इतनी अच्छी लड़की को छोड़कर मुझे पसंद करे। वो मुल्क के हाई प्रोफाइल फैमिली से ताल्लुक रखता था। मैं एक गरीब तबके से ताल्लुक रखती थी जिसका बाप एक सब्जी फरोश था। यूनिवर्सिटी का वक्त कैसे गुजरा कुछ खबर ही ना हुई। मैंने कभी जुनैद से अपनी मोहब्बत का इजहार किया और ना ही कभी जुनैद ने मुझसे कोई फालतू बात की। आज हमारा यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन था, लेकिन जुनैद नहीं आया। मेरे दिल को अजीब सी बेचैनी लगी हुई थी। मैंने बहुत इंतजार किया। मैं एक बार फिर इसको देख लेना चाहती थी, लेकिन न जाने क्यों वो क्यों नहीं आया। हमने तो कभी एक दूसरे को अपना नंबर भी नहीं दिया था। कभी इसकी जरूरत पड़े दूजे दिल के साथ यूनिवर्सिटी से घर आई। मेरा आखिरी दिन बहुत बुरा गुजरा। कुछ दिन तो यूनिवर्सिटी की थकन उतारने में ही गुजर गई, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी छोड़ने के कुछ अरसे बाद जिंदगी ने ऐसा पलटा खाया कि मैं दंग रह गई। अब्बू की अचानक काम के दौरान हार्ट अटैक हुआ और वो कई दिनों तक अस्पताल में दाखिल रहे। काम तो बंद हुआ ही था, साथ ही साथ मुख्तलिफ टेस्टों के दौरान पता चला कि अब्बू के दिल के 2 वॉल्व बंद हैं और दिल के मेजर सर्जरी करवानी पड़ेगी। हमारे इतने वसाइल नहीं कि हम इतना महंगा इलाज अफोर्ड कर सकते। वक्ती तौर पर सरकारी अस्पताल से इलाज करवा के अब्बू तो घर आ गए, लेकिन डॉक्टर ने सख्ती से इन्हें आराम करने की तलकीन की। अब्बू अब ज्यादातर घर पर ही रहते और बहुत कोशिश करते कि काम पर जाएं, लेकिन मैं इन्हें मना कर देती और काम पर जाने नहीं देती। एक दिन मुझसे
चोरी काम पे चले गए तो तबीयत ज्यादा खराब हो गई। अब तो अब्बू भी खुद कहने लगे कि जब तक सेहतयाब नहीं हो जाता तब तक नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर ऐसा कब तक चलता? घर में मौजूद जितना भी राशन था वो खत्म हो गया था। जितनी जमा पूंजी थी वो भी थोड़ी थोड़ी करके लगने लग गई थी। हमने घर भी बदल लिया, एक कमरे किराए से छोटे से घर ले लिया। अम्मी का परेशान चेहरा, मैं खुद परेशान हो जाती। भाई तो अभी बहुत छोटा था, इसलिए तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता था कि वो काम करे। लिहाजा मुझे ही बाहर कदम उठाना पड़ा। पहले तो मैं अब्बू की ही सब्जी की रेडी निकाल कर घर के बाहर लगा ली। रोजाना सुबह के साथ जाकर अम्मी के साथ जाकर मंडी से ताज़ा सब्जी ले आती और घर के बाद बेच देती। लेकिन में इतने पैसे नहीं बचते, हमारा रोजमर्रा का अखराजात तो पूरे हो जाते, लेकिन अब्बू के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आते? लिहाजा मैंने एक फैसला किया और अम्मी को इस बारे में आगाह किया। अम्मी ने मुझे सख्त मना किया, लेकिन मैंने अपनी बात पर डटी रही। मैंने अब्बू से इजाजत ले ली। इजाजत देते हुए अब्बू का दिल भी बहुत भारी हो रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरे हवाले से कुछ सपने देख रखे थे और अब एकदम हालात की पलट की वजह से वो सब अधूरे रह गए थे। अब्बू की इजाजत देते ही मैंने अगले ही दिन मुख्तलिफ जगहों पे नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। अखबार मंगवाया, इसमें नौकरियों के इश्तेहार देखकर बहुत जगहों पे अप्लाई किया, लेकिन पूरा 1 महीना नौकरी के लिए अप्लाई करती रही और मुझे कहीं भी नौकरी ना मिली। इंटरव्यू की कॉल आती तो इंटरव्यू देने जाती, लेकिन ऐसा लगता जैसे वहाँ पे तो पहले ही नौकरी के लिए सिलेक्शन हो गया हो और ये इंटरव्यू बस एक फॉर्मेलिटी हो। लेकिन फिर इन्हीं दिनों में एक जगह पर मेरी नौकरी लग गई। तनख्वाह अगरचे बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन अच्छी थी। मैं खुशी से खिल उठी और फौरन ज्वाइन कर लिया। अभी मुझे ज्वाइन किए हुए कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन बॉस ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगे, मिस कश्यप, आपकी जितनी काबिलियत है और जितना अच्छा आप काम करती हैं, इसके हिसाब से आपकी तनख्वाह और ओहदा कुछ कम नहीं है। क्या बॉस? मैंने मुझसे ये सवाल किया तो मैं थोड़ा गड़बड़ा गई। हाँ बोलो या नहीं? लेकिन मैं हिम्मत जमा करते हुए मैंने कहा हाँ कह दिया और कुछ देर मुझे गहरी नजरों से देखते रहे। मुझे उलझन होने लगी, लेकिन फिर वो कहने लगे, आपकी तनख्वाह और दीगर मराद बढ़ सकती हैं, लेकिन अगर आप मुझसे ताउन करें। बॉस ने कहा तो मैंने उलझन भरी नजरों से इनकी तरफ देखा और पूछा, ताउन कैसे सर? वो बड़ी कमीनी सी हंसी हंसते हुए कहने लगे, मिस कश्यप, आप समझदार हैं, समझ सकती हैं। इसके लिए आपको बस मुझे खुश करना होगा। बॉस की बात सुनकर मेरे तो तन बदन में आग लग गई। एकदम गुस्से से खड़ी हो गई और कहने लगी, तुम जैसे कमीनों की वजह से ही लड़कियां घरों से निकलने को डरती हैं। लानत भेजती हूँ तुम पे और तुम्हारे काम पे। मैंने गुस्से से कहती हुई दफ्तर से बाहर आ गई। पीछे वो कमीना बॉस मुझे आवाजें देता रह गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे अपने आप ना बेबस और बेमोल लग रहा था कि ये दुनिया मजबूर और बेबस लोगों की नहीं। मैं कितनी देर इसी तरह बेमकसद सड़क के किनारे चलती रही, लेकिन आखिरकार कब तक? घर तो जाना ही था। घर पहुंचकर अम्मी ने मेरा परेशान चेहरा देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ कश्यप, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अम्मी के पूछने की देर थी। मैंने फूट कर रोने लगी और अम्मी को सारी बात सच बता दी। अम्मी ने मुझे अपने साथ लगा लिया और हौसला दिया और कहने लगी, बेटा तुम घर से निकली हो तो तुम्हें इस तरह के बहुत सारे भेड़ियों से लड़ना होगा। ऐसे बहुत से दरिंदे तुम्हारे रास्ते में आएंगे, लेकिन तुम्हें हिम्मत और समझ से काम लेना होगा। अम्मी ने इसके बाद मुझे बहुत समझाया। मैं अब काफी हद तक बहल गई थी। अगले दिन एक नए अज़म और हौसले से नई जॉब देखने लगी और फिर जल्दी से मेरी किस्मत से मुझे JK इंटरप्राइज में नौकरी मिल गई। ये नौकरी पहले वाली नौकरी से बहुत बेहतर थी। इसमें तनख्वाह भी ज्यादा थी और पिक एंड ड्रॉप की सहूलियत भी मौजूद थी। मुझे अब काफी आसानी हो गई थी। यहाँ पे काम करते हुए मुझे 3 माह हो गए थे। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। मैंने आज तक सिर्फ अपने कंपनी हेड को ही देखा था। अगरचे दफ्तर में बॉस के बेटे की बहुत बातें होती थी। कोई इसे पागल कहता, कोई दीवाना कहता, कोई इसे साइको कहता था, लेकिन मैंने कभी आज तक इसे नहीं देखा था। शायद वो दफ्तर आता ही नहीं था। कुछ मैं अपने काम से काम रखती, लेकिन फिर इन्हीं दिनों बॉस ने खवातीन वर्कर्स की एक अर्जेंट मीटिंग बुलवाई और इनकी तरफ से एक अजीब ऐलान सुनने में आया। बॉस ने कहा कि जो लड़की मेरे बेटे से शादी करेगी वो इसके साथ पूरे 24 घंटे गुजारेगी तो मैं इसे बहुत बड़ी रकम इनाम में दूंगा। मुझे बॉस की ये बात अच्छी नहीं लगी। न जाने इनके बेटे में क्या मसला है कि बॉस ने इस तरह का ऐलान किया, लेकिन फिर मुसलसल ये बात सुनने को मिलती रही कि कोई भी लड़की बॉस के बेटे के साथ शादी के लिए तैयार नहीं। लेकिन मुसलसल ये बात सुनकर मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि इतने ज्यादा पैसे मिलेंगे तो मैं ही बॉस के बेटे से
शादी कर लेती हूँ, इन पैसों से अब्बू का इलाज करवा सकती हूँ और एक बार अब्बू ठीक हो जाए तो हमारे सारे मसाइल हल हो सकते हैं और फिर कौन सा ये सच की शादी होगी, सिर्फ एक सौदा ही है ना। लेकिन दिमाग में ये ख्याल झटक देता कि दिल और दिमाग की जंग जारी रहती और फिर दिल जीत गया और मैंने इस आग में कूदने का फैसला करते हुए बॉस को हाँ कह दी। मेरी बात सुनकर बॉस बहुत खुश हुए और इसी वक्त ही जुम्मे का दिन निकाह के लिए मुकर्रर कर दिया। मैंने घर आकर अम्मी से बात की और अम्मी तो सुनकर शौक में चली गई। वो मुझसे नाराज हो गई। अब्बू का रद्द अमल भी मुख्तलिफ ना था। दोनों ने मुझे इस काम से बाज रहने के लिए कहा, लेकिन अब मैं ठान चुकी थी कि सबसे बड़ी बात मुझे इन पैसों का लालच था जिनके साथ अब्बू का इलाज करवा सकती थी। इसके अलावा मुझे और कोई ऑप्शन भी नजर नहीं आ रहा था। अम्मी और अब्बू एक दो दिन नाराज रहे, लेकिन फिर मुझे समझाने बैठ गए। लेकिन अब मुझे समझाने की हद गुजर चुकी थी, इसलिए मैंने इनकी बात नहीं मानी और जुम्मे का दिन आन पहुंचा। सादा सी तकरीब में हमारा निकाह हो गया। मैंने अभी तक अपने शौहर का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन इसका नाम सुनकर चौंकी जरूर थी। लेकिन इस नाम के तो बहुत से लोग होते हैं और फिर ये जुनैद, वो जुनैद तो हरगिज नहीं हो सकता। इसके आने से तो दिल धड़क जाते हैं, जबकि ये तो न जाने कौन पागल और साइको है। मैं रुखसत होकर ससुराल आ गई और जब मैंने कमरे में तुम्हें देखा तो मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। अपनी कहानी सुनाते हुए मैंने जुनैद की तरफ देखा तो सह बड़ी गहरी और मोहब्बत पाश नजरों से मुझे ही देख रहा था। मैंने शर्माते हुए सर झुकाया, लेकिन फिर उसने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, क्यों तुम ऐसे साइको होते जा रहे हो, क्यों तुम्हारे बारे में ऐसा मशहूर है। मेरी बात सुनकर जुनैद ने एक गहरा सांस भरा और वो कहने लगा कि मैं जब कराची से माइग्रेट होकर लाहौर यूनिवर्सिटी में आया था तो यहाँ पे डिपार्टमेंट में दाखिल होते ही मेरी नजर तुम पर पड़ी और तुम एक तरफ बेंच पर बैठी कुछ नोटिस बना रही थी। इन सब मॉडर्न और फैशन की मारी लड़कियों में जिन्होंने मेकअप करके खुद को केक पेस्ट्री बनाया हुआ था, तुम बिल्कुल मुनफरिद और मुख्तलिफ नजर आ रही थी। तुम्हारा चेहरा हर किस्म के मेकअप से पाक और बहुत प्यारा लग रहा था। तुमने अबाया पहना हुआ था और बहुत मुकद्दस और बाहजाब लग रही थी। मैं कुछ लम्हे ठिठक कर तुम्हें देखता रहा। ऐसा नहीं था कि मेरी जिंदगी में पहले लड़कियां नहीं आई थी, लेकिन वो सिर्फ वक्त गुजारी के लिए थी। लेकिन तुम्हें देखकर मैं पहली नजर में ही मोहब्बत का शिकार हो गया और मैंने ही वहीं खड़े खड़े फैसला कर लिया कि मैं तुम्हें अपनी शरीक हयात बनाना है। और ये सोचते ही सुकून सा रग पे उतर गया। मुझे तुम्हें कहना था, देखना, तुमसे बात करना अच्छा लगने लगा। इन्हीं दिनों पापा की तरफ से मुझे शादी का प्रेशर पड़ने लगा। दरअसल कराची में पापा ने मुझे बुलवाया इसीलिए था कि मैंने इन्हें तुम्हारा जिक्र किया, लेकिन स्टेट्स के फर्क की वजह से पापा ने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया कि तुमसे मिलना भी गवारा नहीं किया। इन्हें तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं था। अब वो अपने जैसे ही किसी बिजनेस क्लास फैमिली और में मेरा रिश्ता करना चाहते थे ताकि अपने बिजनेस को चार चांद लगा सकें और इनकी इस बात के से इख्तिलाफ करता, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और एक जगह मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं इसीलिए आखिरी दिन यूनिवर्सिटी नहीं आया। मुझे पता था कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन मैं आखिरी दिन तुम्हारी आस और उम्मीद नहीं तोड़ सकता था, इसलिए दानिस्ता तौर पर मैं यूनिवर्सिटी नहीं गया। पापा ने मेरी मंगनी बहुत धूमधाम से कर दी। मैंने पापा की मर्जी के आगे सर झुका दिया था, लेकिन इसके बाद मैं चुप रहने लगा। मेरी मंगेतर अक्सर मुझे बाहर ले जाने के लिए आती, मुझे महंगे तोहफे देती। वो मेरे साथ वक्त गुजारना चाहती थी, लेकिन मुझे अब ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे बार बार तुम्हारा ख्याल आता और फिर एक दिन मैंने यूनिवर्सिटी के कलेक्टिव डिपार्टमेंट ने तुम्हारे घर का पता निकलवाया और तुम्हारे घर भी गया, लेकिन वहाँ से पता चला कि तुम लोग घर छोड़कर जा चुके हो और मैं बहुत मायूस हुआ। अब इतने बड़े शहर में मैं तुम्हें कहाँ से ढूंढूंगा। इसके बाद मुझे खुद से ही बेजार हो गया। इन्हीं दिनों मैं ऐसी कैफियत में था कि मेरा अपनी मंगेतर के साथ झगड़ा हो गया। वो मुझे किसी कॉन्सर्ट में लेके जाना चाहती थी, जबकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं था, इसलिए मैंने इसे साफ इनकार कर दिया। वो मुझे बार बार तंग करे इसका मेरा इनकार, और इसको मेरा इनकार अपनी इंसल्ट लगा और इसने पापा से मेरे रवैये के बारे में शिकायत कर दी। इसके बाद उसके पापा ने मेरे पापा से बात की और घर में एक तूफान उठ गया। पापा ने पहले मुझे बहुत बुरा भला कहा, फिर पापा ने मुझे साफ वार्निंग दे दी कि मुझे इस लड़की से माफी मांगनी होगी और अपना रवैया बेहतर करना होगा, वरना इनके बिजनेस को भी नुकसान होगा और हमारे रिश्ते को भी। लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं था। ना तो मैंने इस लड़की से माफी मांगी और ना ही अपने रिश्ते को बेहतर
बेहतर किया, नतीजन हमारी मंगनी टूट गई। पापा मुझ पे बहुत गुस्सा हुए। पापा ने एक और जगह मेरा रिश्ता पक्का कर दिया और मुझे इस लड़की से मिलने जुलने के लिए कुछ वक्त दिया। पापा चाहते थे कि हम एक दूसरे को समझ जाएं और फिर जल्द ही वो हमारी शादी पक्की कर दें, लेकिन मैं बेजार सा घर पर ही पड़ा रहता। मेरा दिल ही नहीं करता था कि मैं कहीं बाहर आऊं जाऊं। पापा मुझे बहुत डांटते रपटते, अक्सर मुझे समझाते, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। कुछ अरसे बाद पापा को भी तशवीश होने लगी कि वो हक्का बक्का मुझे वक्त देते और मेरे साथ खाना खाते, लेकिन मुझे इनका साथ भी नहीं चाहिए था। जब मुझे इनकी जरूरत थी तब वो बिजनेस जमाने की फिक्र में लगे रहते। खैर, मेरा ये रिश्ता भी खत्म हो गया। मैंने पापा को साफ साफ मना कर दिया कि अभी मेरे लिए कोई रिश्ता ना देखे, ना ही मुझे अभी शादी करनी है, मुझे कुछ वक्त दें। पापा ने भी शायद अब इस बात को समझ गए कि इसलिए उन्होंने मुझे संभालने के लिए वक्त दिया। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। पापा अपने इकलौते बेटे को दुनिया से अलग थलग और बेजार देखते तो इन्हें अच्छा न लगता। वो अक्सर मेरे दोस्तों को कॉल करके बहाने से घर बुलवाते ताकि मैं खुश हो सकूं, लेकिन मैं वक्ती तौर पर तो बहल जाता और फिर बाद में ऐसी कैफियत का शिकार हो जाता। कुछ दिन बाद आखिर पापा ने हार मान ली और मुझे कहने लगे कि तुम इस लड़की को ढूंढ लो। अगर तुम 1 महीने के अंदर इसे ढूंढने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी शादी इसके साथ करवा दूंगा, वरना फिर तुम्हें मेरी बताई हुई लड़की से शादी करना पड़ेगी। मैंने पापा की शर्त मान ली। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम्हारा पुराने मोहल्ले में भी गया, वहाँ से तुम्हारा नया पता लिया, लेकिन उन्होंने जो पता दिया वो गलत निकला। तुम्हारे अब्बू के बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं था, इसलिए क्या पूछगछ करता। 1 महीना कैसे गुजरा मुझे कुछ खबर ही ना हुई। मेरे पास तुम्हारी कोई तस्वीर भी ना थी और न ही तुम्हारी किसी से कोई दोस्ती थी जिससे मैं तुम्हारे बारे में पूछ सकता। जैसे ही महीना खत्म हुआ पापा से तुम्हारा पूछा तो मैंने हारे हुए अंदाज में पापा से कहा कि वो जिस भी लड़की से मेरी शादी करवाएंगे मैं तैयार हूँ। पापा जैसे खुशी से बेकाबू हो गए और अगले ही दिन उन्होंने कहा कि मैंने जुम्मे को तुम्हारा निकाह पक्का कर दिया है, जुम्मे को तैयार रहना। इनसे लड़की के बारे में कुछ भी दरियाफ्त नहीं किया। तुम नहीं हो तो कोई भी नहीं हो, क्या फर्क पड़ता है। जुम्मे को निकाह के वक्त तैयार हो गया। निकाह के दौरान तुम्हारा नाम सुनकर चौंका जरूर था, लेकिन न जाने कितनी कशफ दुनिया में होंगी ये सोचकर रह गया। और फिर तुम्हारे घर में और फिर तुम्हें कमरे में देखकर हैरान हो गया हूँ। शायद कुदरत में हमारा मिलना लिखा था, इस तरह नसीब जुड़ना था। और देख लो आज हम एक हैं। जुनैद ये कहते हुए अपना हाथ आगे किया और मैंने भी इसके हाथ पे हाथ रख दिया। अगले दिन सुबह में जुनैद बहुत खुशबाश अंदाज में अपने कमरे से बाहर निकले और जाकर पापा से मिले। पापा हम दोनों के साथ खुश देखकर हैरान हुए और फिर हम दोनों को एक साथ गले लगा लिया। इनकी आंखें भीग गईं। शायद वो भी जुनैद की इस हालत की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी में थे और अब इसे खुश देखकर इन्हें अच्छा लगा। हम मिलकर नाश्ता करने लगे। जुनैद थोड़ी देर बाद हर चीज उठाकर मुझे पेश कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और पापा हैरानी से जुनैद के इस अमल को देख रहे थे। सिर्फ मैं और जुनैद ही हकीकत से वाकिफ थे। उन्होंने पापा को इस बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने और जुनैद ने एक दूसरे से वादा किया था कि ये बात हम कभी किसी दूसरे को नहीं बताएंगे। हम एक दूसरे को पसंद करते थे और मैं वही लड़की हूँ जिससे जुनैद शादी करना चाहता था। पापा को भी हकीकत का इल्म नहीं था, इसलिए वो हमें खुश देखकर बहुत खुश थे। अचानक जुनैद पापा से कहने लगा, पापा मैं दरअसल आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने कशफ को मेरी जिंदगी का साथी चुना है। इससे बेहतर लड़की मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती। तो जुनैद ये कहते हुए उठकर पापा के गले लग गया। पापा की आंखें भीग गईं। वो कितनी देर जुनैद को अपने सीने से लगाए खड़े रहे। हमारी शादी को तकरीबन 1 महीना हो गया था। यूं ही बैठे बैठे मुझे जुनैद की मामा का ख्याल आया। मैंने इससे पूछ भी लिया, जुनैद आपकी मामा कहाँ है। मैंने कभी इनके बारे में नहीं सुना और न ही कभी इनकी कोई तस्वीर देखी। यहाँ तक कि मुझे पूरे घर में इनकी कोई तस्वीर नजर नहीं आई, जबकि आपके बचपन में की तस्वीरें और पापा की मुख्तलिफ ममालिक की सैर की तस्वीरें घर में जा बजा लगी हुई हैं। मेरी बात सुनकर जुनैद भीगी सी हंस दिया और कहने लगा, चलो आज मैं तुम्हें सच भी बता देता हूँ। मेरे मम्मी पापा की शादी दरअसल एक शादी नहीं बल्कि वो दोनों खानदानों का कारोबार बढ़ाने और एक दूसरे का स्टेटस ऊंचा करने का एक मुआहदा था। जैसे ही इन दोनों की बखूबी तस्लीम किया और एक दूसरे को अपना लिया। मम्मी अपनी सोशल लाइफ में ज्यादातर मसरूफ ही रहती और वो क्लब जाती, पार्टी करती और पापा हर वक्त अपने बिजनेस को जमा 1-2-5 करने में लगे रहते। दोनों का रिश्ता तो था लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं थे। इन दोनों के रिश्ते में मोहब्बत नहीं थी,
इसी दौरान न चाहते हुए भी कहीं में भी पैदा हो गया। हालांकि मम्मी को बच्चे नहीं चाहिए थे और अभी अपने पैरों में किसी किस्म की जंजीर नहीं डालना चाहती थी, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और मैं इस दुनिया में चला आया। मेरे पैदा होने के दिन ही तक तो मम्मी पापा का आपस में मूड अच्छा रहा, लेकिन फिर इनके दरमियान भी वही झगड़े दोबारा सर उठने लगे। मम्मी को एतराज होता कि पापा इन्हें वक्त नहीं देते, लेकिन पापा को एतराज होता कि मैं जब घर आता हूँ तो तुम घर पर मौजूद ही नहीं होती। वहीं आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों के झगड़े बढ़ने लगे। इस वक्त 5 साल का हो चुका था। इन्हीं दिनों में मम्मी का अफेयर सुनने में आया। अपने मम्मी अपने कम उम्र लड़के के साथ अक्सर दिखाई देने लगी थी। पापा को वैसे तो बिजनेस से फुर्सत नहीं थी, लेकिन इन्हें कोई ना कोई मिलने वाला मम्मी के बारे में बता देता। जब भी पापा को ऐसा कुछ पता चलता तो नशे में धुत होकर घर आते और मम्मी को गंदी गंदी गालियां देते। कभी कभार तो मम्मी पे हाथ भी उठाने की कोशिश करते, लेकिन एक तो वो नशे में होते और दूसरा मम्मी इन्हें ऐसा करने से रोक देती। फिर एक दिन मम्मी ने तलाक का केस कर दिया और पापा को जैसे ही नोटिस मिला वो भागे भागे मम्मी के पास चले आए और मम्मी की मिन्नतें करने लगी, क्योंकि बिजनेस में 50% के शेयर होल्डर मम्मी थी और अगर मम्मी इनके साथ हाथ से निकल जाती तो इसका मतलब था आधा बिजनेस इनके हाथ से चला जाता। पापा ने मम्मी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मम्मी अपनी बात पर डटी रही और इनके ऊपर नए नए इश्क का भूत सवार था। पापा से तलाक लेकर दूसरी शादी करना चाहती थी। मम्मी को पता था कि पापा इन्हें आसानी से तलाक नहीं देंगे, इसीलिए उन्होंने अदालत में केस कर दिया। पापा ने भी अपनी तरफ से बहुत तगड़ा वकील किया, लेकिन मम्मी का वकील जीत गया और अदालत की तरफ से मम्मी को तलाक मिल गई और साथ ही साथ पापा को भी मम्मी को 50% शेयर वापस करना पड़ा। पापा को बहुत बड़ा झटका लगा और बहुत वक्त लगा इनको सारा बिजनेस दोबारा अपने पैरों पर खड़ा किया। पापा को मम्मी से मोहब्बत थी क्या था। पापा ने दोबारा शादी नहीं की। पापा ने ही सारे घर मम्मी की एक एक चीज फेंक दी, यहाँ तक कि मम्मी की तस्वीरें भी नहीं रहने दी और मेरे ऊपर इन झगड़ों का बहुत असर हुआ। मम्मी की बेवफाई और रोज रोज के झगड़े, मुझे औरत से नफरत होने लगी थी। इस तरह की जिंदगी अपने लिए नहीं चाहता था और ना ही अपनी जिंदगी में ऐसी औरत चाहता था कि जिसे ना घर का ख्याल हो, ना अपने शौहर का, ना बच्चे का। जैसे ये तो पता हो कि शाम को तैयार हो के इसने क्लब जाना है, लेकिन ये पता ना हो कि शाम को इसका बेटा शौहर क्या खाएंगे, जिसे गैर मर्दों से अपनी तारीफ सुनकर अच्छा लगता हो। मुझे ऐसी औरत नहीं चाहिए थी। मैं चाह रहा था कि मुझे वो औरत मिले जो मेरी तवज्जो और मोहब्बत की भूखी हो, मुझसे मोहब्बत करे और मेरे घर को घर बना कर रखे। और जब मैं अपने घर वापस आऊँ तो मुस्कुराती हुई मुझे दरवाजे पर इस्तकबाल करती मिले। फिर इसीलिए जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम ही वही औरत हो जो मेरी जिंदगी में ये सब ला सकती है। हालांकि मैंने अपनी सोसाइटी में से बहुत सी लड़कियां देखी, मुझे अच्छी भी लगी, लेकिन वो भी सब मम्मी की तरह ही थी। मम्मी की तरह ही इनकी नजरियात है, इनकी जिंदगी भी मम्मी की जिंदगी जैसी थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता इस सबसे बेजार होता गया और फिर बिल्कुल ही पीछे हट गया और आज मैं माइग्रेट होकर आया। मुझे लगा कि मेरी तलाश खत्म हो गई है। जुनैद ने ये कहते हुए मोहब्बत मेरे कंधे पर हाथ रखा और मैंने भी सरशार होकर इसके सीने से सर लगा लिया। मुझे मालूम था कि जुनैद की मोहब्बत और साथ हमेशा मेरे लिए है और आगे जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।